Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics, intermediate lectures of psychology. हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस के सिलसिले में हमने अपना पहला कोग्निटिव ऑपरेशन पढ़ लिया था, जो हमारा इंटेलिजेंस था। उसकी हमने मेजरमेंट और उसके हमने डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके बारे में भी बात की, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात की। आज का हमारा जो दूसरा कोग्निटिव एबिलिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका हमारा टॉपिक है कोग्निटिव ऑपरेशंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरह से हम ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हमें पेश आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो अपनी इस्तेमाल करते हैं। कोग्निशन के बारे में हमने पढ़ा था, हमारी सारी थिंकिंग, मेमोरी, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारी रीजनिंग, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस, वो सारे जो है हमारा थॉट प्रोसेस, वो सब कोग्निटिव ऑपरेशन या कोग्निटिव प्रोसेसेस या कोग्निशन के अंदर आता है। हम ये देखते हैं कि हम डेली बेसिस पे जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। हम हमारी रोज रोज जो है वो कन्फ्रंटेशन हो रही होती है नए प्रॉब्लम्स के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा इवेंट या ऐसा स्टिमुलस जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, यानी कोई भी जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है उसको हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और हम डेली बेसिस पे उनको हल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपने खाना पकाना है और नमक नहीं है और बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब क्या करें? नमक नहीं है, अब जी मार्केट से कैसे आएगा? अब उसके आप डिफरेंट सोल्यूशंस ढूंढते हैं। हो सकता है घर में किसी नमकदानी के अंदर थोड़ा बहुत नमक पड़ा और आपका सालन पूरा हो जाए, सालन के लिए पूरा। या फिर आप जो है वो ऑनलाइन आजकल सहूलत है उसको ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपने नेबर्स को फ़ोन करके किसी तरीके से जो है वो उसको सॉल्ट को इम्पोर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने हमसायों के घर से। तो ये क्या है कि ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम डेली बेसिस पे जो है वो करते हैं। फिर ये है कि अब जैसे पिछले दिनों आंधी बहुत ज़्यादा आई, लाइट चली गई थी। तो जब लाइट चली गई तो ज़ाहिर आपकी मोटर भी नहीं चली, पानी नहीं है, तो उसके लिए आपको पता चल गया कि अब जी लाइट ने काफ़ी ज़्यादा देर के लिए जाना है। आप जल्दी जल्दी वॉशरूम में बाल्टी में पानी भर के रख लेते हैं, पानी की बोतलों में पानी भर के रख लेते हैं जो आपकी टैंकी में मौजूद है, ताकि पानी ज़ाया ना हो और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डेली बेसिस पे हमारे जो हैं वो हम देख रहे होते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ये जो हम रूटीन में तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स हमें रोज़ानी है, हमने जो है वो इनकी पहले से ही अपने लिए जो है वो उसकी सोल्यूशन के इंतजाम करके या प्लान करके रखा होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको फिर हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे आपने जैसे कॉलेज जाना है और उसके लिए आपने वैन लगवाई हुई है, सुबह आपको टाइम पे पहुंच जाती है, शाम को टाइम पे लेती है। अब कोई मसला नहीं है, एक रूटीन चल रही है। अब एकदम ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़रूरी जाना है, आपकी सुबह को प्रेजेंटेशन है या आपका कोई बहुत ज़रूरी पेपर है, लेकिन आपकी वैन अचानक ख़राब हो जाती है और उस वक्त आपको पता उस वक्त चलता है जब वो आपके घर के करीब पहुंच के ख़राब होती है। आपके फादर भी निकल चुके हैं, आपके भाई भी अपने यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके हैं, अब आपके पास क्या रास्ता है? तो एक ही हर्डल आ गई ना कि आपने तो अपनी तरफ से प्लानिंग की हुई थी कि मैंने तो रोज़ इस तरीके से जाना है, बाबा अपने काम पे जाए, भाई अपने काम पे जाए, मैंने तो अपनी वैन पे जाना है। तो जब वैन जो है एन टाइम पे ख़राब हो गई है, अब आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है, तो अब वहाँ पे अब आप सोल्यूशन ढूंढेंगे, आप राइड कराने की कोशिश करेंगे, आप अपनी अम्मी से कहेंगे हमें छोड़ा, या आप वहीं से कोई रिक्शा वगैरह लेने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है कि ये जब ये हर्डल, अच्छा अब ये हर्डल या ऑब्स्टिकल्स ऐसी हैं जो कि सॉल्वेबल है, मतलब आपने रिक्शा करा लिया, राइड करा ली। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ हर्डल्स या कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं कि उनके लिए कोई भी आपके पास सोल्यूशन मौजूद नहीं होता। वहाँ पे फिर आपको जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन आती है, इरिटेशन आती है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, उलझन होती है कि ये मसला क्यों आ गया, ये मसला हल नहीं हो रहा। तो ये है कि ये इस तरह से फिर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी से माइनस नहीं कर सकते। क्योंकि और इसीलिए हमारा जो इंसानी किरदार है या जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसका बहुत सारा हिस्सा सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही गुजर जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे हमारे साथ पेश आ रही होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो है वो कोग्निटिव फंक्शन है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी शामिल होती हैं, हमारे बहुत सारे कोग्निटिव फैक्टर्स, बहुत सारे कोग्निटिव ऑपरेशंस इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। उसमें एक तो ये होता है हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स अपने माजी में सॉल्व किए हैं, कल किए थे, परसों किए थे, ठीक है।
पिछले हफ्ते किए थे, पिछले महीने किए थे या पिछले साल किए थे। और वहाँ से हमने फिर जो है वो लर्निंग हमने अपनी जो है वो इससे की कि अगर इस तरह का मसला या इससे मिलता जुलता कोई मसला आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ आपकी मेमोरी, ताकि आप जो है वो अपनी जो जिस तरह से आपने अपने मसाइल को पहले हल किया था उसी तरह आप अपने मसाइल को अब भी हल करेंगे। तो दो प्रोसेसेस जो जो इसकी थिंकिंग प्रोसेस में आते हैं, उसमें हम एक को हम कहेंगे डिडक्टिव थिंकिंग और एक को हम कहेंगे इंडक्टिव थिंकिंग। ये जो कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग के अमल में काम कर रहे होते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग और इंडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग में हम ये भी एक लॉजिकल अप्रोच है जो कि जनरल आइडिया से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। हम बहुत से जनरल आइडियाज देखते हैं और जनरल सिचुएशन देखते हैं और उससे हम एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे बर्ड्स कैन फ्लाई, के सारे जो परिंदे हैं वो उड़ सकते हैं। तो जो रोबिन है, जो ब्लू रोबिन होती है, वो बर्ड है, इसलिए वो भी उड़ सकती है। तो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे। इंडक्टिव थिंकिंग जो है या इंडक्टिव रीजनिंग है, ये सारी लॉजिकल की दोनों टाइप्स हैं। ये कहाँ से, ये स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल की तरफ जाती है कि आप कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद आप उसको एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी आप ऊंची आवाज़ में या कोई आप किसी ऊंचे शोर में होते हैं तो आपके सर में दर्द होता है हर टाइम। ठीक है, आप पार्टी में गए थे, वहाँ म्यूजिक लगा हुआ था, आपके सर में दर्द हो गया। आपके घर में जो है मेहमान आए हुए थे इकट्ठे हुए, आपके सर में दर्द हो गया। आप बाहर निकले, ट्रैफिक ब्लॉक थी, सड़कों पे बहुत ज़्यादा शोर था, तो आपके सर में दर्द हो गया। तो इससे आप ये नतीजा निकालेंगे कि जब भी आप ऊंची आवाज़ें या शोर में जाएंगे तो आपका जो है वो सर में दर्द होगा। तो ये अब आप स्पेसिफिक एग्जांपल से आपने एक जनरल कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के उसमें प्रोसेस में हेल्प करती हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम जो है वो हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है, इसकी मदद से हम नए नए हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं, अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं और उसके बाद हम उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये हाइपोथेसिस थे ना कि चूंकि हम बजाते हैं, जो भी ऊंचा शोर होता है और जो है वो हमारे सर में दर्द होता है, तो हो सकता है ऐसा होता हो। जब आप बार बार उसको देखते हैं तो आपको लगता है हाँ ये ऐसे ही होता है। उसके बाद यह है कि अगर तो वाकई ऐसा है तो आप उसको फिर अप्रूव कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाता है आपका हाइपोथेसिस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर चलता रहता है। तो आप अपनी जो तमाम आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज में आपकी, अभी मैंने ऊपर बताया कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी लर्निंग, आपकी जो है वो जितने कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, और आप अपनी जो है अपनी मेंटल कैपेबिलिटी या मेंटल कैपेसिटी को भी इसमें यूज़ करके अपने डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस या डिफरेंट किस्म की, आप इसको कह सकते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। हाइपोथेसिस वही होता है ना जो अभी मसले का गैस हो, एक समझ लें कि एक गैस करते हैं आप हल को। ठीक है, वो आपका कोई यकीनी हल नहीं होता जब तक आप उनको टेस्ट करके वेरीफाई या रिजेक्ट नहीं कर देते। तो बहरहाल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो यही है कि आप दो किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी या वरी का शिकार हैं, और उसको निकल के आपने क्या करना है, आपने अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो गोल को अचीव करना आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो इस मकसद के लिए आप ये सारे हाथ पैर मारते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो है इस तरह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो गोल डायरेक्टेड होता है। तो इस गोल डायरेक्टेड थॉट प्रोसेस के ज़रिए में जब आप अपने मसले के हल तक पहुंच जाते हैं तो हमारी वो फ्रस्ट्रेशन, हमारी वो इरिटेशन, हमारी वो एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। और उसके बाद जो है वो आप एक मोटिवेशन लेके तो अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। यानी हम ये देखें कि मोटिवेशन भी जो है, चूंकि जो थॉट प्रोसेस है गोल डायरेक्टेड है आपके उसके लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें हमारी मोटिवेशन भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती
अब हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अब तो हमने ये देखा ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होती है और उसकी थॉट प्रोसेस कौन कौन सा यूज होता है। अब हम ये देखते हैं कि कॉग्निटिव ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से चलता है। तो वलास एंड कुफर के मुताबिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे जो स्टेप्स हैं, ये बहुत सी जो हमारी हम कोशिशें करते हैं स्टेप वाइज, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम, कि आप मसले के बारे में सोच विचार करते हैं। अब एक मसला जो है आपकी ज़िंदगी में आपके सामने पेश आ गया, ज़ाहिर अब उसको हल तो करना है, तो उसके लिए अब आप सोच विचार करेंगे। और इसमें मैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगी कोई भी इंसान जो है वो, उसको ज़रूरत ही नहीं होगी, कोई नीड ही पैदा नहीं होगी, कोई डेप्रीवेशन ही नहीं है, तो उसने प्रॉब्लम किस लिए हल करना है। अब ये ज़रूरत जो है वो कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अब ये एक वीडियोस बना रही हूँ, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत ये है कि मैं एक सेटिस्फेक्शन चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ लोगों तक अगर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पहुंचा सकूँ या कुछ और चीज़ें। और इसी सिलसिले में अब मैं अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिकली मेरा जो फील्ड है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, ताकि बहुत से लोग जो कि स्टिग्मा की वजह से या लोगों की बातों के खौफ से या अनअवेयरनेस की वजह से जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आती कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए हेल्प हो जाए। तो ये मेरा मोटिवेशन है। इसी तरह कोई अगर पेंटिंग है, पेंटर है, वो पेंटिंग बनाना चाहता है, तो क्या है कि उसके अंदर एक आर्ट की एक जो फील है या आर्ट उसके अंदर एक जो मोटिवेशन है आर्ट को बनाने की, वो उसको जो है वो उभारती है इस काम पे कि वो एक अपने उसके जहन में जो आइडियाज़ हैं उसको एक पेंटिंग की सूरत में आवाम के सामने लेके आए। इसी तरह जो कोई म्यूज़िक बना रहा है वो इसी तरह काम कर रहा है। इस तरह माएँ घर में आप देखें, अगर खाना बना रही हैं आपकी पसंद का, आपके मज़े का, तो मोटिवेशन क्या है, अपने घर वालों का ख्याल रखना, अपने घर वालों से मोहब्बत, तो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना, घर वालों की सेहत का ख्याल रखना। तो ये क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है जब तक उसको हल करने के लिए मोटिवेशन नहीं होगी तब तक जो है वो आप जैसे मैंने अभी पहले मिसाल दी कि आपने खाना बनाना है और घर में नमक नहीं है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि चलो ठीक है नमक के बगैर ही खाना बना लें। आपकी मोटिवेशन क्या है कि आपने मज़े का खाना बनाना है, ऐसा खाना कि जो आपने सर से नहीं उतारना, आपने अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए एक अच्छी चीज़ बनानी है, या आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक अच्छी चीज़ बनानी है जिसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। तो ये आपको, इसलिए अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए एक अहमियत रखता है, तो मोटिवेशन पैदा होगी और फिर आप जो है उसके लिए अगला स्टेप लेंगे। अगर आपने किसी ऐसे बंदे के लिए खाना बनाना जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है नमक के बगैर ही बना देती हूँ, नमक की जगह चीनी डाल देती हूँ। लोग ऐसे करते हैं ना, शरारतें करते हैं, चाय में नमक की जगह मिर्च डाल दी। इस तरह के अप्रैल फूल पे इस तरह की चीज़ें लोग जो है वो प्रैंक्स करते रहते हैं। बहरहाल अच्छा ये हो गया कि आपको अगर कंसर्न है, आप उसके बारे में कोई आप मोटिवेटेड हैं, तो पहला स्टेप चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप असेंबलिंग द वर्किंग मटेरियल। अब आप जो है आप अपनी सारी जो आपका मटेरियल आपको चाहिए अपने प्रॉब्लम, ये सारे वही जो रिसोर्सेज की मैंने बात की। वर्किंग मटेरियल या रिसोर्सेज क्या है कि वो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए चाहिए, ठीक है। उसमें आप जो है वो सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा मेरे पास इस मसले के हल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि नमक की मिसाल आपको दी कि आप ये देखने के हो सकता है घर में कहीं कोई नमकदानी पड़ी हो उसमें नमक हो, या आप ये देख सकते हैं कि अच्छा कोई काला नमक पड़ा है, काले नमक से भी जो है वो ये टेस्ट आ सकता है, या घर में सोया सॉस पड़ी है वो भी अल्टरनेट के तौर पे यूज़ हो सकती है। तो आप अपना कीनली ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को और अपने रिसोर्सेज को, दोनों चीज़ों को, ठीक है, सिचुएशन को भी और रिसोर्सेज को भी, कि कौन सी चीज़ के से मदद लेके आप जो है अपनी सिचुएशन को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आ गई पॉसिबल सोल्यूशन, कि आपके जितने पॉसिबल सोल्यूशन है आपको, आपने वो जो है वो जो अल्टरनेटली आप उनको जो है वो अल्टरनेट जो सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, आप उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काला नमक डाल लें, सोया सॉस डाल लें, नहीं तो अपने हमसायों से पूछ लें, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लें, ये सारे पॉसिबल सोल्यूशन हैं। और ये जो है वो सम टाइम आपके दिमाग में ना वो बल्ब नहीं चलता कि कोई आइडिया क्लिक करता है, ठीक है, आइडियाज जो हैं वो आपके क्लिक करते हैं आपके माइंड में,
आपकी, जब आप कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपनी सिचुएशन को और अपने रिसोर्सेज को। तो आइडियाज़ क्लिक करते हैं और आप जो है वो बहुत से उनको आप जो है वो वन बाय वन करके आप देखते जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जब आपके ये पॉसिबल सॉल्यूशंस और आइडियाज़ आगे देखते हैं ना, जब हमको मसला हल कर रहे हैं तो एकदम हमारे जहन में आता है आइडिया, या कार्टून में हम देखते हैं तो उसके ऊपर वो एक बल्ब बना हुआ आ जाता है। तो वो क्या होता है कि एक आइडिया आ गया जहन में, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप कम से कम इवेल्युएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपने टेस्ट करना है उन सारे सॉल्यूशंस को, उन सारे हाइपोथेसिस को जो आपने अल्टरनेट सॉल्यूशंस के बारे में बनाए हैं, ठीक है। फिर जो है वो यहाँ पे आप उसको अपने पहला ऑप्शन लेंगे, उसको आप वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ठीक है काला नमक यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं नहीं काले नमक से तो टेस्ट हो जाएगा। फिर आप ये देखते हैं कि अच्छा नहीं, फिर ऐसा करते हैं वो सोया सॉस डाल लेते हैं, उसके अंदर भी नमक होता है। तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा ये अगर तो हम चाइनीज़ स्टाइल में बना रहे हैं तो फिर तो ये काम कर जाएगी, नहीं तो नहीं, फिर इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर तीसरे आइडिया पे आप आ जाते हैं कि अच्छा चलो नेबर से मांग लेते हैं। तो क्या है कि ये फिर इस तरह आप वन बाय वन आप देखते जाते हैं, डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप वो कंपेयर करते हैं आपस में कि कौन सा जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो है ना ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। यहाँ पे अब आप ये देखते हैं कि जब कुछ सॉल्यूशन जो है आपके रिजेक्ट हो गए तो आप अब जो है वो नई जो कुछ एविडेंसेस हैं और नई जो तरीके हैं उनको जो है वो मजीद जो है वो फैक्ट्स आप इकट्ठे करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ें जो है वो हमारे रिसोर्सेज या हमारी पास जो चीज़ें थी वो कम थी, अब हमने जो है वो मजीद जो है वो करनी है ताकि हमारी ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन है या सोल्यूशन है उसकी वेरिफिकेशन हो सके। अब ये जो इन्हीं मसाइल को ब्रैनफोर्ड ने जो है कुछ एक नाम दे के तो इन्हीं स्टेप्स को बयान किया है आइडियल की सूरत में। उसने कहा है कि ये डिमोनिक है एक आइडियल, इसकी सूरत में हम इन 5 स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है आई, नंबर 2 है डी, नंबर 3 है ई, नंबर 4 है ए और नंबर 5 है एल। आई से क्या बनेगा? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि असल प्रॉब्लम है क्या, एंड अपॉर्चुनिटीज, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है उसको सॉल्व करने के लिए, आपके रिसोर्सेज क्या हैं। डी है डिफाइन गोल्स। मैंने बताया ना कि जब आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक है। डिफाइन गोल्स एंड रिप्रेजेंट इन द प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज है एक्सप्लोर। ई से एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज। ये वही सारे जो हमने अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढे थे, सॉल्यूशंस ढूंढे थे, हाइपोथेसिस बनाए थे। जाहिर है अभी तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस के फॉर्म में ही होंगे ना, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो चल जाएगा। एंटिसिपेट आउटकम्स कि कौन सा मफरूज़ा या कौन सा हल जो है वो आपके नज़दीक जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन सा ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकेगा। एंटिसिपेट आउटकम्स एंड एक्ट्स के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं और कौन सा नतीजा जो है वो अच्छा निकलेगा। लुक बैक एंड लर्न कि आप ये देखें कि अच्छा ये इसमें वो मेमोरी और एक्सपीरियंस वाला पार्ट आ गया कि आपने एक मसला हल किया और वो आपकी मेमोरी, आपको वो एक्सपीरियंस बन गया और आपकी मेमोरी में बैठ गया, और जब आप देखते हैं और कि अगली बार हमने दोबारा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप अपनी मेमोरी और अपने प्रीवियस लर्निंग की बेस पे कर सकते हैं। या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जो आउटकम्स एंटिसिपेट किए थे वो नहीं चले, उन्होंने काम नहीं किया, वो प्रैक्टिकल नहीं थे, तो आप दोबारा पूरे प्रोसेस का नए सिरे से जायजा लें, आई से शुरू करें और दोबारा आप जो है वो ए तक पहुंच के जो है वो उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो ये वही 5 चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं, 5 स्टेप जो कोग्निटिव ऑपरेशंस हैं, वही 5 स्टेप जो हैं ब्रैनफोर्ड एंड एक नाम और है ब्रैनफोर्ड के साथ स्टाइन, ब्रैनफोर्ड एंड स्टाइन, इन्होंने ये जो है ये 1993 में
इन कॉग्निटिव ऑपरेशंस को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होते हैं, तो इस तरह से उन्होंने आइडियल की सूरत में पेश किया था। अच्छा, अभी हमने बात की कि डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। वो तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक गाइड देखी ना, कि हम एक मसला आता है तो उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से कॉग्निटिव ऑपरेशंस या कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। अब आपकी बुक में इसकी जो मिसाल दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो आप जिनको आपने जो है वो ज़बानी इंफॉर्मेशन जो है ना उनके उसके तौर पे आपको समझना जो है वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे स्टर्नबर्ग और डेविडसन की एक मिसाल है। वो कहते हैं कि आपके पास एक दराज है, उसके अंदर आपके पास सॉक्स है, ठीक है। जो सॉक्स हैं ब्लैक जो हैं वो आपके पास 4 हैं, और जो वाइट हैं वो आपके पास 5 है। अब आप ये बताएं कि दो आपने एक जोड़ा बनाना है तो आपको कितनी जुराबों की ज़रूरत होगी, ठीक है। आप कितनी जुराबें जो हैं वो डिस्कार्ड करेंगे या कितनी जुराबें माइनस करेंगे तो आपका ये जोड़ा बनेगा। अब हमने ये देखना है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 या 5 जुराबों का होना हमारे लिए जो है वो इरेलीवेंट है, चाहे 7 हो चाहे 8 हो चाहे जितनी भी हो। हमने चूंकि एक पेयर बनाना है तो हमें एक रंग की सिर्फ 2 सॉक्स चाहिए, चाहे वो ब्लैक और वाइट की जो नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट है वो जितनी ज़्यादा मर्जी हो, लेकिन हमें पेयर बनाने के लिए सिर्फ 2 सॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम में कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको उस तरह से मिसाल देती हूँ कि अगर एक दफ़ा इंटरव्यू की मैंने, आपने कभी आर्मी के इंटरव्यू या इसके बारे में सुना हो कभी अपने भाइयों से या कभी नेट पे आपने देखा हो, तो वो उसमें एक बड़ा मज़े मज़े के इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें वो आपको इतना ज़्यादा सवाल के अंदर उलझा देते हैं और सवाल बहुत सिंपल होता है। मिसाल के तौर पे एक एक सवाल जो बड़ा ये चला था उस वक्त, कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में इतने लोग बैठे हैं, आप एक अगले स्टॉप पे गए हैं, इतने लोग उतर गए हैं, इतने लोगों ने वाइट शर्ट्स पहनी हुई थी, इतने लोगों ने रेड शर्ट्स पहनी हुई थी। उसके बाद आप अगले स्टॉप पे पहुंचे तो इतने लोग उतरे और इतने लोग चढ़े, जिनमें इतनी औरतें थी इतने बच्चे थे। 5-6 इस तरह के सवाल पूछ के तो एंड पे जाके जो कैंडिडेट है ना वो कैलकुलेट करने लग जाता है कि अच्छा इतने लोग अगर ब्लैक शर्ट वाले उतरे और इतनी इतनी औरतें उतरी और इतने मर्द बैठे और इतने बच्चे थे, तो एंड पे जाके वो उससे पूछ लेते हैं अच्छा ये बताएं ड्राइवर कौन था। अब यहाँ पे वो जो कैलकुलेशन दिमाग में चल रही थी उसमें इंसान ये भूल ही जाता है कि ड्राइवर तो आप खुद थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में ये बताया था कि गाड़ी आप चला रहे हैं। तो इस तरह से देखना ये होता है कि प्रॉब्लम में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इररेलिवेंट है। उस रेलिवेंस की बेस पे जब आप प्रॉब्लम को समझ के हल करते हैं तो वहाँ पे फिर इसलिए सबसे पहला जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। दूसरा मसला आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी जो पीटीबी की बुक है ये मैंने उसमें से एग्जांपल ली है, कि जो पानी रुका हुआ है उसमें जो दरियाई कश्तियों की रफ्तार है ना वो दरिया की स्पीड की जो लहर की स्पीड है उससे 12 मील फी घंटा की से ज़्यादा है। अब ये वो मसला है कि जिसमें हमने ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हमें रेशो मालूम करना है दो स्पीड्स के दरमियान, कि दरिया की जो स्पीड है और कश्तियों की जो स्पीड है। लेकिन यहाँ पे वो जो बता रहे हैं यहाँ पे पानी रुका हुआ है, तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है कि ये रुके हुए पानी में आपको बता रहे हैं स्पीड कश्ती की, लेकिन जब दरिया की लहरें चल रही हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कश्ती की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन पूरे का पूरा जो सिनेरियो है उसको आपने अपने जहन में लेके आना है। फिर आपको जो है जब तक आप इस प्रॉब्लम को, यानी ये एक रेशो का क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व करते थे ना मैथ में प्रॉब्लम, तो एक रेशो का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि पूरे मसले को या आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आप अपने मैथ में जब आप करके आए हैं पिछली क्लासों में, उसमें आपने देखा होगा कि आपने सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम होता है या आपका क्वेश्चन होता है उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद आप मेन फार्मूला लगाते हैं। जब तक आप सवाल को उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो उसमें सवाल को हल करने में जो है वो नहीं पहुंच सकते उसके सोल्यूशन तक। तो दूसरी चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन,
कि आपने सवाल को हल किया, उसके बाद आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आई है आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जितना अरेंज मटेरियल होगा, जितना जो है वो मुनज़्ज़म और मुरतब मवाद होगा, उसको मसले के हल के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक जो चीज़ आपको दी हुई है 6 घंटे और 12 मिनट, तो जब तक आप मिनट को घंटे के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे या घंटों को मिनट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं चल सकते, क्योंकि आपके पास 2 यूनिट आ गई हैं। एक आपके पास आर की यूनिट आ गई है, एक आपके पास मिनट की यूनिट आ गई है। तो आप जब तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक आप फार्मूला नहीं लगा सकते। तो ये आपने ये सवाल किए होंगे ना, आपको याद होगा, जिनको मैथ का शौक है उनको तो ये चीज़ फ़ौरन समझ आ जाएगी। तो इसी तरह जो जब तक आप अपने मटेरियल को सबसे पहले चीज़ क्या है, दी गई इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस जो इसके अंदर आता है वो है डिस्कशन। कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आया है, अब उसको जो है वो इसमें आपकी खास तौर पे ये जो बात की जाती है ग्रुप डिस्कशन के बारे में की जाती है, क्योंकि आप कहते हैं ना, जितने जहन होते हैं, जितनी सोच होती है, उतने ज़्यादा पॉसिबल हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं, उतने ज़्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास आ सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे इसमें जो समझ लें कि ये एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए जो ग्रुप डिस्कशन का है, जिसमें के इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा जो सारा ग्रुप है वो मिल के आपस में काम करे। इसमें ये नहीं है कि एक इंसान लीडर बन जाए और वो दूसरों को हुक्म देता रहे। ये जो ग्रुप डिस्कशन होती है इसमें सबका जो डिस्कशन में रोल है वो इंटरेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि इससे फिर हर इंसान जो है उसको एक डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन मिल जाती है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पेश करने में, प्रॉब्लम को समझने में, और उसको जो है वो उसका सोल्यूशन पहुंचा। अगर एक लीडर होगा और वो डायरेक्ट कर रहा है और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो तब तक तो कोई भी इंसान फिर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जब एक इंसान अपने तौर पे अलग से सोच रहा है तो वो अपनी जो है अपने ख्यालात को जो है वो और अपनी आरा या अपनी जो राय है उसको पेश करने में आज़ाद होता है। तो ग्रुप डिस्कशन का ये फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हर जो ग्रुप मेंबर होता है उसको अपनी जो है खुद से अपने आइडियाज़ को एनालाइज करने का मौका मिलता है। ठीक है, और उसके बाद एक और फ़ायदा क्या होता है कि हर इंसान जो है वो दूसरे की जो ओपिनियंस है उसको भी सुन रहा होता है। तो उससे क्या है कि आपके आइडियाज़ मल्टीप्लाई होते हैं, आपके अंदर भी जो है वो किसी का आइडिया को सुन के आपकी अंदर के और आइडिया जो हैं वो समझ आ जाती है। फिर उसके अलावा जो है ये हेल्प करता है जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनको जो डिस्कशन से आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान जो है उसका किसी भी चीज़ को समझने का तरीका या समझाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो क्या होता है कि जब मुख्तलिफ लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि आपको दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता चलता है, और इससे फिर जो है जो आपके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको एनालाइज करने में और उनको समझ लें कि इम्प्लीमेंट करने में जो है वो आसानी होती है। क्योंकि जब आप एक दूसरे की बात को डिनाई भी कर रहे हैं, आप एक दूसरे की से आर्ग्यू भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं। ग्रुप डिस्कशन के बाद जो अगला जो प्रोसेस है जो कि इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस जो काम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ग्रुप डिस्कशन के नतीजे में जो है वो जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमने बात की ना कि वहाँ पे लीडरशिप नहीं है, वहाँ पे सब लोग इंटरेक्टिव सेक्शन ले रहे हैं और हर कोई अपने अपने जो है वो ख्यालात पेश कर रहा है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं उनको इनकरेज किया जाता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान के जहन में आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है फिर उनकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो एनालिसिस का प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है।
यहाँ पे जो है ना उसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं ना किसी भी आइडिया का या किसी भी सोच का, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। या फिर क्या होता है कि जो एक ख्याल है वो दूसरे ख्याल को मोटिवेट करता है, यानी एक से दूसरा निकलता है, दूसरे से पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन ऑफ थॉट्स है, ये हमें जो है वो आगे से आगे, आगे से आगे लेती जाती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो क्रिटिसिज्म के डर की वजह से जो है वो क्रिएटिव आइडियाज पेश नहीं कर सकते। तो जब हम ये देखते हैं कि क्रिटिसिज्म है ही नहीं, क्योंकि हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे, हम चीज़ों को एवेल्युएट नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे। तो अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो ये इंसान की जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो करेगा। अब यहाँ पे जॉन बायर जो है उसने कुछ प्रिंसिपल्स पेश किए हैं कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्रिएटिविटी के लिए डिफरेंट किस्म के आइडियाज ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें हमने ना किसी को जज करना है, ना हमने किसी को स्टॉप करना है। हर इंसान जो आइडिया देगा उसको हमने जो है वो अहमियत देनी है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो इसमें स्टेप है कि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रोसेस के अंदर जजमेंट को डेफर कर देना। यानी अभी आपने जो है वो किसी भी इंसान के किसी भी आइडिया पे कोई किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं करना। ना आपने ये ये बताना है कि भाई हाँ भाई तुम्हारा बहुत अच्छा है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ना आपने ये बताना नहीं भाई ये तुम्हारा तो ये बिल्कुल यहाँ से मैच नहीं कर रहा हमारे मसले के साथ। बल्कि आपने बस उसको एक कंटिन्यू करना है प्रोसेस को, कि ख्यालात आते जाएं और लोग अपने ख्यालात को बयान करते जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरा जो वो असूल बताता है वो कहता है अवॉइड ओनरशिप ऑफ आइडियाज। अब ये देखा है कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं, नहीं जी ये ख्याल तो मेरा है, ये तो हमारी फैमिली में चल रहा था, ये तो हमारे जो है वो हमारे खानदान में एक मसला आता है तो उसको इस तरह से हल किया जाता है, तो तुमने ये मसला क्यों दिया। यानी कुछ लोग ये कहें कि नहीं जी ये ख्याल तो सिर्फ मेरा है, ये किसी और के दिमाग में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ ऐसी है कि फिर जो लोग जब इस तरह से बात की जाएगी तो दूसरे लोग फिर अपने ख्यालात का खुलकर इजहार नहीं कर सकेंगे। और इस तरह के लोग जो दूसरे लोगों को भी खुल के बोलने का मौका नहीं देंगे, और खुद भी अपना जो एक जिस आइडिया का वो अपने आप को मालिक समझते हैं उस आइडिया से हटने के और नए आइडिया को सोचने के बारे में नहीं की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपने आइडियाज का मालिक नहीं बनना, बस आइडिया को आपने फ्लोट करते जाना है, चाहे पहले वो जैसा भी था चाहे अब वो जैसा भी है, आपने बस उसको फ्लोट करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो दूसरे के आइडियाज हैं उसके बारे में भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। कि अगर एक इंसान ने आइडिया पेश किया और आपको वो आइडिया लगता है कि हाँ आप इसको लेके आगे चल सकते हैं, ठीक है, तो उसके आप उसके आगे मजीद एक ख्याल से दूसरे ख्याल से दूसरे से तीसरे पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और जो वाइल्ड आइडियाज आपको आ रहे हैं, जो कि आपके जहन में रैंडमली ऐसे ही आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड है या नहीं है, आपको जो भी आइडिया आ रहा है उसको आप खुल के ख्याल के, आप कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं ना जो हमें लगता है कि नहीं ये तो नामुमकिन है, ये तो ऐसे है जो इम्प्रैक्टिकल है, ये तो बचगाना ख्याल है। लेकिन जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है उसमें आपने वो वाले ख्यालात भी जो है खुल के बयान करने हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि ऐसे ख्यालात जो कि प्रैक्टिकल होते हैं और जो पॉसिबल होते हैं, वो इन इम्प्रैक्टिकल ख्यालात की वजह से बहुत सारे हमें गाइडेंस मिलती है। तो इसलिए कोई भी ख्यालात जो है उनको आपने ये सोच के रद्द नहीं करना कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है या ये तो जो है इम्पॉसिबल है। तो ये जान बायर के मुताबिक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जब करनी है तो उसमें आपने इन 4 प्रिंसिपल्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। अगला जो कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि उसमें हेल्प कर रहा है, नहीं ये मेरा ख्याल है नंबर 4 है। नंबर 4 यहाँ पे आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। आपने देखा होगा कि ये हमें एक ग्रुप प्रोसेस लग रहा है। जो हमने डिस्कशन की वो भी ग्रुप डिस्कशन थी, जो लर्निंग है वो भी कोऑपरेटिव लर्निंग है, यानी एक दूसरे के साथ, इसको हम ग्रुप लर्निंग भी कह देंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब यही है ना कि बहुत से लोग आपके साथ मिल के आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं लर्न करने में। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग और ग्रुप लर्निंग में थोड़ा सा फर्क है। इसको मैं आपको मिसाल के जरिए समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे एक टीचर है, उसने 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और हर ग्रुप को उसने एक पेपर या प्रेजेंटेशन लिखनी है या कोई असाइनमेंट है, ठीक है।
ग्रुप असाइनमेंट उसने दी है और हर इंडिविजुअल को उसका कुछ हिस्सा जो है, ईच स्टूडेंट जो है उसको उसका कुछ हिस्सा लिखने के लिए दे दिया है कि ये मिसाल के तौर पे असाइनमेंट के समझे 6 सेगमेंट्स हैं, तो उसको हर स्टूडेंट को कहा है कि तुमने एक एक जो है सेगमेंट उसको तुमने कंप्लीट करना है। तो ये हो गया ग्रुप लर्निंग। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है दूसरे स्टूडेंट के साथ मिलकर काम किया और आपने उनका हिस्सा भी समझा। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें सब लोग जो हैं वो हर स्टूडेंट जो है वो मिल के उन 6 के 6 जो सेगमेंट्स हैं उन पे काम करेगा और आपस में मिलके एक दूसरे के मशवरे के साथ जो है वो ये काम करेंगे, तो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सीख रहे हैं। तो ग्रुप लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में ये थोड़ा सा फर्क है कि ग्रुप लर्निंग में आप कोऑपरेट एक दूसरे से नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे हैं। तो आपकी जो वो लर्निंग जो दूसरे लोगों के ख्यालात, जैसे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखा, दूसरे लोगों के ख्यालात की वजह से आपकी जो लर्निंग होनी थी, इकट्ठे बैठ के आपने जो अपनी आइडियाज शेयर करने थे कोऑपरेशन के थ्रू, वो ग्रुप लर्निंग में नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं आप ग्रुप में ही है, लेकिन ये इंटरेक्टिव होती है और आप एक दूसरे के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग को ग्रुप लर्निंग से मुख्तलिफ बनाते हैं। तो इसके डिफरेंट जो माहिरीन हैं उन्होंने इसके लिए डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो बताए हैं कि किस तरह से ग्रुप के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग की जा सकती है अगर उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाए। तो अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं। ये दिए थे जनाब डेविड एंड जॉनसन 1994 में। उन्होंने अपनी रिसर्चेस के बाद उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप में कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उससे उसमें हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, फेस टू फेस इंटरेक्शन। हमने ग्रुप असाइनमेंट की बात की ना कि हर इंसान अपने घर बैठा हुआ है, हर स्टूडेंट, और उसने अपने अपने हिस्से का काम किया और उसके बाद उसको उन्होंने कंपाइल करके तो सबमिट करा दिया। उसमें आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में वो 6 के 6 सेगमेंट जब स्टूडेंट्स ने आपस में बैठ के इकट्ठे हल किया, आपस में एक दूसरे को आइडियाज़ दिए, तो क्या हुआ कि एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उनको समझ आई। दूसरी चीज़ जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंड, कि आपने पॉजिटिवली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, आप किसी से ये पूछ सकते हैं, अच्छा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो बात है, मेरे नज़दीक इसका ये मतलब है, आपका क्या ख्याल है? कि इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो आप डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ख्यालात पूछ रहे हैं, अपना ख्याल बता रहे हैं, और ये पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक बंदे ने अपना ख्याल बताया तो आप उसको नेगेट करके, तो आप क्रिटिसाइज करके आप अपना ख्याल दें। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, हाँ ठीक है आप ये बात कह रहे हैं और मेरे ख्याल में इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, तो पॉजिटिवली आप अपना आइडिया भी पेश कर रहे हैं और आप दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप खुद भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पे हर इंसान ये देखे कि वो खुद क्या कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, क्या वो दूसरे लोगों के साथ सही इंटरेक्शन कर रहा है, क्या वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है कि हर इंसान अपना मुहासबा खुद करे, हर इंसान अपने बारे में जो है वो अपने उसके बारे में, अपने ख्यालात के बारे में खुद से जब अब बात करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ये चीज़ हमें लेके जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है कोलैबोरेशन स्किल्स, कि आपको एक दूसरे के साथ मिल के जो काम करना आना आता है, वो भी एक कोलैबोरेशन स्किल्स आपके पास होनी भी चाहिए। और दूसरा, जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं तो उसमें ये स्किल्स डेवलप भी हो रही होती हैं और पहले से हैं तो पॉलिश भी हो रही होती हैं। और उसके बाद फिर आपकी जो लास्ट पे आती है आपकी ग्रुप प्रोसेसिंग, कि आपने सारा काम जो है इन सारे स्टेप्स को सामने रखते हुए किया और अब एक ग्रुप के तौर पे आप अपनी उस असाइनमेंट को जो है वो करके हर इंसान दूसरे इंसान की हौसला अफजाई करके, तो इस तरह से आप अपने ग्रुप वर्क को या आपकी अपनी ग्रुप जो असाइनमेंट है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते। तो ये था हमारा सारा कोग्निटिव प्रोसेस जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपको मैंने बताया कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फिर उन स्टेप्स को हमने ये देखा कि उनके लिए एक निमोनिक बना हुआ है आइडियल, किस तरह से उसको यूज़ करके हम डिफरेंट स्टेप्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट कोग्निटिव प्रोसेसेस देखे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसीजर में काम कर रहे होते हैं, और हम जो है उनकी हेल्प लेके अपने प्रॉब्लम्स को, चाहे वो हमारे एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारे वर्किंग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारे सोशल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं,
तो सोशल लाइफ में भी आपने देखा ना, फैमिली सारी मिलकर इकट्ठी काम करे तो वो एक ग्रुप या कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हर लेवल के अंदर हम इन, चूंकि हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो हर लेवल पे हम इन असूलों को या इन प्रोसेसेस को, इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो hopefully you found it helpful. If so, please like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.